नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सॉइल साइंस की और सॉइल साइंस में हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने लगभग सभी टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें टेक्सचर और स्ट्रक्चर की मुख्य रूप से हमने बात की है। आज हम बात करने वाले हैं एक तो पोरोसिटी की, और दूसरा जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी मुख्य रूप से हम बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं, और जो पोरोसिटी है उसमें हम देखते हैं कि जो पोर स्पेस है उसमें एयर कितनी फिल है, उस हिसाब से पोरोसिटी निकालते हैं। उन सब की हम बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोरोसिटी को। किसकी बात करते हैं? पोरोसिटी की। अब देखो, पोरोसिटी को समझने के लिए हमको समझना जरूरी है कि पोर स्पेस क्या होता है। ठीक है, किसको समझेंगे? पहले पोर स्पेस को समझना जरूरी है। ठीक है, दो प्रकार की चीजें होती है। हम जानते हैं कि जो हम सॉइल के कंपोनेंट पढ़ते हैं तब हम कहते हैं चार प्रकार के मुख्य रूप से चीजें जो कंपोनेंट होते हैं वो होता है। एक मिनरल मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, इसके साथ में एयर और वाटर होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं में जो पोर स्पेस होता है, एयर और वाटर बनाते हैं पोर स्पेस। क्या बनाते हैं? पोर स्पेस बनाते हैं। ठीक है, पोर स्पेस। अब ये जो पोर स्पेस है इसमें या तो आपको वाटर देखने को मिलेगा या फिर आपको एयर देखने को मिलेगी, दोनों में से एक चीज होगी। ठीक है, अब इसमें आप इसको दो भागों में बांट सकते हैं। ये जो पोर स्पेस है इसको आप दो भागों में बांट सकते हो। एक तो आप कहोगे कि माइक्रोपोर्स होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रोपोर्स। और दूसरा आप कहोगे मैक्रोपोर्स। मैक्रोपोर्स। जो पोर्स हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो माइक्रोपोर्स और दूसरा मैक्रोपोर्स। जो माइक्रोपोर्स होते हैं ये बिल्कुल छोटे वाले जो पोर है वो है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? इनमें वाटर होल्ड रहता है। ठीक है, क्या होल्ड रहता है? वाटर होल्ड रहता है, क्योंकि चारों ओर का जो सरफेस टेंशन है उसकी वजह से वाटर अधिक टाइम तक क्या रहता है? होल्ड रहता है। यहाँ पर मैक्रोपोर जो पोर होते हैं वो बड़े होते हैं, जिसकी वजह से पानी क्या होता है? ग्रेविटी के कारण नीचे चला जाता है, ठहरता नहीं है। ठीक है, तो जो माइक्रोपोर्स है इनको हम कैपिलरी पोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिलरी पोर। आपने सुना भी होगा, हम कहते हैं कि वाटर को कौन, जो प्लांट्स होते हैं उनको कौन सा वाटर अवेलेबल होता है, तो हम कहते हैं कैपिलरी वाटर। अब कैपिलरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कैपिलरी पोर्स में फिल्ड होता है, यानी उनमें भरा हुआ रहता है, उनमें ठहरा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मुख्य रूप से क्या देखने को मिलेंगे? ये पोर्स छोटे हैं, इनकी साइज छोटी होती है, और साथ में आपको यहाँ पर अधिकतर क्या देखने को मिलेगा? वाटर देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरी तरफ हम बात करते हैं, ये नॉन कैपिलरी पोर है। किस प्रकार के पोर है? नॉन कैपिलरी पोर है। ठीक है, इसके अलावा इनमें मुख्य रूप से एयर होती है। इनमें क्या पाया जाता है? जब हवा बाहर निकल जाती है उसके बाद में, यानी कि वाटर बाहर निकल जाता है उसके बाद में एयर उसकी जगह ले लेती है, एयर आकर फिल हो जाती है। आगे बात समझ में? इसका मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये मुख्य रूप से पोर स्पेस में दो चीजें देखने को मिलती है। और इस पोर स्पेस को यदि हम परसेंटेज में व्यक्त करना चाहे, यदि हम परसेंटेज में इसको दिखाना चाहे, तो हम कहेंगे उसको पोरोसिटी। उसको क्या बोलेंगे? पोरोसिटी। पोर स्पेस को ही यदि हम परसेंटेज में व्यक्त करना चाहे तो इस चीज को क्या कहते हैं? पोरोसिटी कहते हैं। पोरोसिटी में मुख्य रूप से हमें क्या देखने को मिलती है? एयर देखने को मिलती है। जब हम एयर की बात करते हैं तब हम पोरोसिटी में, क्योंकि जो पोर स्पेस है उसमें दोनों चीजें रहेगी, वाटर भी रहेगा और एयर भी रहेगी, लेकिन एक्चुअल में जो पोर स्पेस रहेगा वो एयर वाला रहेगा, क्योंकि वाटर तो उसमें फिल है, भरा हुआ है, लेकिन जो खाली जगह है उसमें क्या है? हवा है, और हवा को ही हम एक्चुअल में पोर बोलते हैं। जगह, जो जगह है, जो रंध्रावकाश है वो क्या है? एक तरह से हवा से भरा हुआ है। तो पोरोसिटी एक्चुअल में हवा वाला जो स्पेस है, एयर वाला जो स्पेस है, उसको पोरोसिटी हम बोल सकते हैं। आगे बात समझ में? इसके अलावा दूसरी चीज है पोरोसिटी को प्रभावित करने वाले कारक। पहले तो ये क्यों जरूरी है, इसका इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस क्या है पोरोसिटी का? ठीक है, इंपोर्टेंस के रूप में हम कहते हैं कि पोरोसिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि जो अपनी रूट्स होती है, प्लांट की जो रूट्स है, उनको चाहिए ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कब मिलेगी? जब उन
वहां तक एयर पहुंचेगी, और एयर कब पहुंचेगी, जब पानी का लेवल कम होगा, पानी बाहर निकलेगा तो वहां से फिर एयर निकलेगी। ठीक है, तो एयर से क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, और ऑक्सीजन के लिए पोरोसिटी होना जरूरी है, मिट्टी पोर होना जरूरी है। ठीक है, तो रूट्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जो माइक्रोब्स होते हैं, जो माइक्रोब्स है उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, या जो अदर गैसें हैं उनकी जरूरत होती है, तो उनके लिए भी क्या है, माइक्रोब्स को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो पोरोसिटी इनके लिए भी जरूरी है। इसके अलावा जो अपनी फसलें हैं उनको, क्योंकि अधिक पानी भरा रहेगा, अधिक टाइम तक पानी भरा रहेगा, तो कई प्रकार की डिजीज होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है फसलों में, तो डिजीज को कम करने के लिए भी पोरोसिटी होना जरूरी है। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हम इंपोर्टेंस के रूप में ध्यान रखेंगे। मुख्य रूप से दो चीजें हैं, बाकी जो डिकम्पोजिशन होता है किसका, ऑर्गेनिक मैटर का जो डिकम्पोजिशन होता है उसके लिए भी ऑक्सीजन जरूरी होती है, उसके लिए भी एयर होना जरूरी है, नहीं तो डिकम्पोजिशन नहीं होगा, और डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस में नहीं चेंज हो पाएगा, और न्यूट्रिएंट पौधों को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो इन सभी चीजों के लिए क्या जरूरी है, पोरोसिटी यानी कि पोर स्पेस होना जरूरी है, ऑक्सीजन होना जरूरी है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि प्रभावित करने वाले कारकों की, यानी कि जो फैक्टर्स हैं जो पोरोसिटी को प्रभावित करते हैं उनकी हम बात करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स में हम ये कहेंगे, सीधा सीधा सिंपल सिंपल सीखेंगे कि ऑर्गेनिक मैटर जब हम किसी भी मिट्टी में ऐड करते हैं तो ये पोरोसिटी को क्या करते हैं, पोरोसिटी को बढ़ाता है। क्या करता है, पोरोसिटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा ऐड करके हम पोरोसिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो डेप्थ होती है वो पोरोसिटी को कम करती है। जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे तो पोरोसिटी क्या होगी, कम होगी। ऊपर वाली जो लेयर होती है जिसको हम सरफेस सॉइल बोलते हैं उसमें पोरोसिटी ज्यादा होगी, और सब सरफेस सॉइल में पोरोसिटी कम देखने को मिलेगी। तो जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे पोरोसिटी क्या देखने को मिलेगी, अधिक, वो कम देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा और क्या, कौन सी चीजें प्रभावित करती है पोरोसिटी को, टेक्सचर प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है, टेक्सचर। टेक्सचर किस प्रकार से, हम ये कहते हैं कि जो सैंडी टेक्सचर होता है उसमें पोरोसिटी कम, जो लोम होता है उसमें पोरोसिटी थोड़ी ज्यादा, और क्ले में पोरोसिटी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इसका मतलब टेक्सचर को हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जो महीन कण बढ़ते जाएंगे, छोटे कण जिसमें ज्यादा रहेंगे उसकी पोरोसिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, और स्ट्रक्चर तो पढ़ाया था, तब आपको मैंने बताया भी था कि जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होती है, जो लास्ट वाली स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी, जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है उसमें पोरोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और क्रम्बी जो स्ट्रक्चर है वो सबसे ज्यादा पोरस होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। ऑर्गेनिक मैटर प्रभावित करता है, डेप्थ प्रभावित करती है, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिकम्पोजिशन को बढ़ाते हैं, और जैसे जैसे ज्यादा डिकम्पोजिशन होता है माइक्रोबियल जो एक्टिविटी बढ़ती है उसके वजह से भी आपको पोरोसिटी ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये पोरोसिटी को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं जिनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे जैसे कॉम्पैक्टनेस बढ़ती है पोरोसिटी कम होती जाती है। ठीक है, जो सॉइल की कॉम्पैक्टनेस है, जैसे जैसे सॉइल कॉम्पैक्ट होती जाती है कॉम्पैक्टनेस, ये कॉम्पैक्टनेस अधिक होने पर पोरोसिटी क्या हो जाती है, पोरोसिटी कम हो जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। जब हम इरिगेशन करते हैं तो इरिगेशन की वजह से पोरोसिटी कम होती है। जैसे ही हम पानी देंगे तो पानी क्या करेगा, हवा को बाहर निकाल देगा और खुद उस पोर पे जो पोर है उनमें आकर फिल हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो पोरोसिटी है वो कम हो जाती है। ये बेसिक बातें हैं जो आपको इसमें ध्यान में रखना है पोरोसिटी वाले चैप्टर में। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम डेंसिटी की। इसकी बात करते हैं डेंसिटी की। देखो डेंसिटी में क्या है, मुख्य रूप से दो चीजें हैं डेंसिटी में। एक तो हम कहते हैं कि पार्टिकल डेंसिटी होती है। क्या होती है, पार्टिकल डेंसिटी होती है।
और दूसरी हम ये कहते हैं कि जो पार्टिकल डेंसिटी है इसके अलावा एक होती है बल्क डेंसिटी। क्या होती है? बल्क डेंसिटी। ठीक है, अब बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर होता है? तो पार्टिकल डेंसिटी को हम ट्रू डेंसिटी बोलते हैं, यानी कि वास्तविक डेंसिटी तो यही है, और ये ज्यादा होती है। नॉर्मल जो सोइल हम देखते हैं उसमें लगभग 2.6 आपको ग्राम के हिसाब से पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी इकाई भी होती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या होती है? पार्टिकल डेंसिटी होती है नॉर्मल सोइल की। इसको हम रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, और साथ में इसकी जो डेंसिटी होती है वो 1 से लेकर 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एक नॉर्मल सोइल की बल्क डेंसिटी देखी जाती है। एग्रीकल्चर की दृष्टि से जो बल्क डेंसिटी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एग्रीकल्चर की दृष्टि से क्या होता है? बल्क डेंसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, एग्रीकल्चर की दृष्टि से बल्क डेंसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसका प्रभाव फसलों पर ज्यादा पड़ता है। ठीक है, और पार्टिकल डेंसिटी मुख्य रूप से जो हम जब कंस्ट्रक्शन की रिन की बात करते हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बल्क डेंसिटी हमारे लिए क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में इसमें यदि हम प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो ये मुख्य रूप से जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम और जो ड्राई सॉइल है उसका जो मास है उन दोनों को बताती है। ठीक है, जो सॉइल है उसका वॉल्यूम और मास का जो अनुपात होता है दोनों को बताने का काम करती है। ठीक है, और ये मुख्य रूप से पार्टिकल्स की बात करती है, जो मिट्टी में जो पार्टिकल्स है उनकी डेंसिटी की बात करती है। ठीक है, आगे बात समझ में। इसमें पोर स्पेस नहीं आता है, लेकिन इसमें पोर स्पेस ऐड होता है जिसमें मुख्य रूप से एयर होती है, सूखी हुई जो मिट्टी है उसकी बल्क डेंसिटी निकाली जाती है। यदि प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने पर बल्क डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे बल्क डेंसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इसके अलावा जैसे जैसे कॉम्पैक्टनेस बढ़ेगी, ठीक है, बल्क डेंसिटी भी आपकी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा? और आपको देखने को मिलेगा जैसे स्ट्रक्चर की, टेक्सचर की, इन सब की हम अभी बातें करेंगे। स्ट्रक्चर भी प्रभावित करती है, इसके अलावा टेक्सचर भी क्या करता है? इसको प्रभावित करता है, जो हम अभी बातें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोरोसिटी की। ठीक है, पोरोसिटी क्या है? दोनों चीजें मैंने आपको बता दी कि जो एम्प्टी स्पेस है, जो खाली स्पेस है मिट्टी में, ठीक है, वो सॉलिड सबस्टांसेस पोर स्पेस, ठीक है, और परसेंटेज जो पोर स्पेस होता है, एक तो सॉलिड सबस्टांसेस होते हैं उनमें, ठीक है, और दूसरी चीज होती है पोर स्पेस। और जो ये पोर स्पेस है इसी को हम परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल विच इज एम्प्टी इज कॉल्ड द पोरोसिटी। जो खाली स्थान है मिट्टी में, जो खाली जो जगह है उसी को हम मुख्य रूप से परसेंटेज में व्यक्त करते हैं, तो उसको पोरोसिटी कहते हैं। ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, सीधी सी सिंपल सी बात है कि जो जगह खाली है, मान लो ये मिट्टी है और ये कण है, तो कणों के बीच में जो जगह खाली है इसको हम परसेंटेज में निकाल लेंगे और इसको परसेंटेज में व्यक्त करेंगे, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? पोरोसिटी बोलते हैं। ठीक है, जो ड्राई सॉइल होती है, जो स्टोमेटा, हम यहाँ स्टोमेटा शब्द काम में ले रहे हैं, लेकिन ये इतना प्रॉपर शब्द नहीं है। ठीक है, स्टोमेटा की जगह हम और यदि और दूसरे शब्द काम में लेना चाहे, जैसे पोर काम में ले लेते हैं। ठीक है, जो पोर है वो शब्द काम में ले सकते हैं। तो पोर आर फिल विथ एयर, एयर के साथ फिल होते हैं जब कैसी मिट्टी कैसी होगी? जब ड्राई होगी। और यदि मिट्टी मॉइस्ट है, उसमें नमी है, तो ये किसके साथ फिल होंगे? वाटर और एयर दोनों के साथ में फिल होंगे, यानी कि कुछ मात्रा में वाटर होगा और कुछ मात्रा में आपको क्या देखने को मिलेगी? एयर देखने को मिलेगी। ठीक है, बट इन वाटर सैचुरेटेड सॉइल दे रिमेन फिल्ड विथ वाटर एंड देयर इज नो स्पेस ऑफ एयर, एयर का कोई जगह नहीं होती है। यानी कि जब सैचुरेटेड कंडीशन हो जाती है, पानी पूरी तरह से मिट्टी में भर जाता है, तब हमें सैचुरेटेड कंडीशन देखने को मिलती है, और इस कंडीशन में हमें हवा नहीं देखने को मिलती है मिट्टी में, मुख्य रूप से पानी ही उसमें होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये देखो यहां देख भी सकते हैं, इफ द 60% ऑफ टोटल स्टोमा वॉल्यूम इज फिल्ड विथ वाटर देन द रिमेनिंग 40% ऑफ विल बी फिल्ड विथ एयर। ठीक है, ये एयर के द्वारा जो है, बाकी जो बचा हुआ भाग है वो एयर के द्वारा भरा हुआ होता है। व्हेन देयर इज द
more air in the stomata there is less water and when there is more water the volume of air is remain less। यानी कि वॉल्यूम जैसे जैसे वाटर बढ़ेगा वॉल्यूम क्या वो जो एयर है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, वो कम देखने को मिलेगा। ये एक सिंपल सा सूत्र भी दे रखा है। यदि हम फॉर्मूला की बात करें तो जो टोटल वॉल्यूम ऑफ जो पोर है उनको हम वॉल्यूम ऑफ स्टोमेटा फिल्ड विथ एयर से घटा देंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, वाटर का अमाउंट, वॉल्यूम ऑफ वाटर देखने को मिलेगा सॉइल में। ठीक है, ये चीज आपको इसी से हम एयर का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पोरोसिटी, पोरोसिटी को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर, जैसे जैसे हम ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं, ठीक है, यदि लेस ऑर्गेनिक मैटर है तो फिर आपको पोरोसिटी भी कम देखने को मिलती है। ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने पर पोरोसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे, प्रोफाइल के डेप्थ में जाएंगे, आपको ज्यादा डेप्थ में जाने पर जो पोरोसिटी है वो कम होती हुई नजर आएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, पोरोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। और जो सब सॉइल है, कुछ सब सॉइल होती है, क्योंकि दो प्रकार की सॉइल देखने को मिलती है। सम सॉइल, जो सब सॉइल होती है उसको देख लो। एक तो सरफेस सॉइल होती है, ऊपर वाली सॉइल होती है, ये लगभग 15 सेंटीमीटर जो एरिया है वो ऊपर से डेप्थ होती है उसको कहते हैं। और उसके नीचे आती है सब सॉइल, क्या आती है, सब सॉइल। ठीक है, तो इसमें पोरोसिटी आपको कम देखने को मिलेगी, यहाँ पोरोसिटी ज्यादा देखने को मिलती है। तो कुछ जो सब सॉइल्स होती है उनमें 25 से लेकर 30% क्या होती है, पोरोसिटी देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा सॉइल टेक्सचर की बात करें तो टेक्सचर अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। टेक्सचर की हमने बात भी की है किस प्रकार से, वैसे इसमें बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि सैंडी सॉइल, जो सैंडी टेक्सचर होता है उसमें पोरोसिटी सबसे कम, जो लोम है उसमें पोरोसिटी ज्यादा, और क्ले में सबसे ज्यादा पोरोसिटी देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे जैसे क्ले की ओर बढ़ते जाएंगे आपको पोरोसिटी भी बढ़ती हुई नजर आएगी। जैसे यहाँ सैंडी में लगभग 32% और जो क्ले है उसमें आपको 52% क्या देखने को मिल रहा है, जो पोर स्पेस है वो देखने को मिल रहा है, पोरोसिटी देखने को मिल रही है। इसका मतलब जैसे जैसे कण छोटे होते जाते हैं, पार्टिकल्स की साइज कम होती जाती है, वैसे वैसे पोरोसिटी भी बढ़ती जाती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज की बात करें तो जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज बढ़ती है तब पोरोसिटी भी ये क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, जैसे ही अर्थवार्म एनिमल्स इंक्रीज होंगे द नंबर ऑफ लार्ज पोर इन सोइल, सोइल में पोर्स की संख्या बढ़ेगी, और जब पोर्स बढ़ेंगे तो उसके साथ में क्या देखने को मिलेगा, जो पोरोसिटी है वो भी इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सोइल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो स्ट्रक्चर है वो मुख्य रूप से कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कॉम्पैक्ट होती है, बिल्कुल पास पास में होती है, उनमें पोरोसिटी कम देखने को मिलती है। लेकिन कुछ जो अपनी स्ट्रक्चर्स होती है, जैसे कि हमने कल बात भी किया था, जो स्फेरिकल होता है, यानी कि लास्ट वाली जो 4 नंबर की जो अपनी सोइल स्ट्रक्चर है उसमें स्फेरिकल सोइल स्ट्रक्चर में हमने कहा था कि इसमें पोरोसिटी यानी कि पोर स्पेस सबसे ज्यादा होता है, ये पोरस होती है। ठीक है, तो उस प्रकार की जो सोइल स्ट्रक्चर है उनमें पोरोसिटी ज्यादा देखने को मिलती है। प्लेटी और प्रिज्मी में इनमें कम पोरोसिटी देखने को मिलती है। ठीक है, यही बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, ये देखो स्फेरिकल पार्टिकल्स कैन अरेंज अमंग ऑफ देमसेल्व्स 4 टाइप ऑफ ऑर्डर, अलग अलग ऑर्डर्स में क्या होते हैं, ये अरेंज भी होते हैं। ठीक है, कोलमनार ऑर्डर में होते हैं, ये उसी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इन दिस सीक्वेंस द ईच पार्टिकल रिमेन कंटेक्ट टू ईच अदर द 4 स्पेस इन सच द अरेंजमेंट ऑफ परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ स्टोमेटा इज मोर। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम स्टोमेटा क्या देखने को मिलता है, ज्यादा में देखने को मिलता है। इसका मतलब कोलमनार में पोरोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, कॉम्पैक्ट में पोरोसिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये पास पास में होते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स क्या होंगे, पास पास में होंगे, इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, कॉम्पैक्टनेस कम देखने को मिलेगा। ग्रेनुलेशन में भी आपको जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होती है उसमें भी आपको पोरोसिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, बजाय आपके जो और अदर जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं उनमें। ठीक है, तो ये चीज, ये कुछ बातें दे रखी है कि कितनी जो पार्टिकल साइज है उसके साथ में किस प्रकार से पोरोसिटी बढ़ती है।
ठीक है, ये देख सकते हो जितने ज्यादा छोटे पार्टिकल होंगे उतने ही ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगी, पोरोसिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे पार्टिकल्स बढ़ते जाते हैं पोरोसिटी आपको, जो कैपिलरी पोरोसिटी है वो आपको कम होती हुई नजर आएगी। ठीक है, दोनों, क्योंकि पोरोसिटी भी अंतर होता है, दोनों पोरोसिटी में भी अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, तो टोटल पोरोसिटी और कैपिलरी पोरोसिटी इन दोनों में अंतर है। आप जैसे जैसे आकार बढ़ा रहे हो, जो पार्टिकल्स का आकार जैसे जैसे बढ़ रहा है, टोटल पोरोसिटी तो आपको ज्यादा देखने को मिल रही है ऊपर से नीचे आने पर, लेकिन क्योंकि इसमें मैक्रो और माइक्रो दोनों पोर्स हैं तो टोटल पोरोसिटी तो बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअल जो कैपिलरी पोरोसिटी है, जो हमारे काम की चीज है, वो क्या होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसके वजह से इस प्रकार की सॉइल में आपको जो ये पोरोसिटी है ये हमारे काम की है, तो ये कम, जो छोटे दानों वाली सॉइल है उसमें ज्यादा और बड़े दानों वाली सॉइल है उसमें कम देखने को मिलती है। तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं काइंड ऑफ पोर्स। जो पोर्स होते हैं, ये बात सबसे पहले आपको बतानी चाहिए थी, जो कि मैंने बताया भी था कि जो सॉइल पोर्स हैं वो दो प्रकार के, कैपिलरी पोर इन्हीं को हम माइक्रोपोर्स कहते हैं, और नॉन कैपिलरी पोर इन्हीं को हम मैक्रोपोर्स कहते हैं। और इनमें मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा जो माइक्रोपोर्स है उनमें वाटर, और जो मैक्रोपोर्स है उनमें एयर और वाटर दोनों देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात समझ में। इंपोर्टेंस की बात करें तो इंपोर्टेंस में वही चीजें हैं, एक तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है उसको बढ़ाता है, यानी कि जो एयर है उसकी वजह से ऑक्सीजन मिलेगी, एक तो जो रूट्स है उनको ऑक्सीजन मिलेगी, इसके साथ में जो माइक्रोब्स है उनके लिए ऑक्सीजन की पूर्ति होगी। ठीक है, डिकम्पोजिशन है वो क्विकली होगा, जल्दी से डिकम्पोजिशन हो पाएगा। तो इस प्रकार से इसका क्या होता है, इंपोर्टेंस होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बाद में हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहता है उसकी हम बात कर लेते हैं, और वो है हमारा डेंसिटी। ठीक है, किसकी बात करेंगे, डेंसिटी की बात हम करने वाले हैं। डेंसिटी में पहले तो आपको डेंसिटी की डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि डेंसिटी क्या है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे कि डेंसिटी के प्रकार क्या होते हैं। आगे बात समझ में, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉइल्स, जो मिट्टी है उसकी डेंसिटी की बात करते हैं। देखो डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सबस्टांसेस इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ सबस्टांस। कोई भी पदार्थ है उसकी डेंसिटी हम किसको कहेंगे, मास ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम के साथ में हम मास, ऊपर क्या रखेंगे, मास रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे, वॉल्यूम रखेंगे, और इनका जो अनुपात है इसी को हम कहते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं, डेंसिटी, इसी को बोला जाता है। ठीक है, मास के रूप में हम किसको, मान लो वेट कैसे करते हैं, ग्राम में वेट करते हैं, और वॉल्यूम किस में होता है, सेंटीमीटर क्यूब में होता है। ठीक है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से इसकी यूनिट होती है। ठीक है, यूनिट आपको ध्यान में रखनी है। और जब हम यहाँ पर मेगा ग्राम रखते हैं तब हम कहते हैं कि मीटर क्यूब हो जाता है। ठीक है, जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में मापा जाता है मेगाग्राम mg रखने पर। आगे ये बात समझ में, मुख्य रूप से ये जो है इकाई काम में ली जाती है, ये जो यूनिट है ये सबसे ज्यादा काम में ली जाती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अभी हम इसको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, आगे ही बात समझ में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम डेंसिटी कहते हैं। द रेशियो ऑफ मास टोटल वॉल्यूम। ठीक है, मास और टोटल वॉल्यूम का जो रेशियो होता है एन ऑब्जेक्ट, किसी पदार्थ के लिए मास और वाटर ऑफ ए सेम वॉल्यूम इज कॉल्ड द रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, ये रिलेटिव डेंसिटी होती है। सोइल इज मेड अप पार्टिकल्स एंड पोर स्पेस दोनों से मिलकर बनी होती है। हेंस द टू रिलेटिव डेंसिटी, इनकी जो डेंसिटी होती है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, कैसे होती है, बल्क डेंसिटी और ट्रू डेंसिटी, जिसको हम पार्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करें बल्क डेंसिटी की। इट इज आल्सो कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी, इसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं, या वॉल्यूम वेट भी कहते हैं। द वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल इज कॉल्ड बल्क डेंसिटी। जो वेट करते हैं हम, यानी कि मास करते हैं यूनिट पर यूनिट के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से, और ड्राई सॉइल होती है उसी का जो वेट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य रूप से बल्क डेंसिटी कहा जाता है। एक बात ये ध्यान रखनी है कि बल्क डेंसिटी की यूनिट तो आपको ये ग्राम सेंटीमीटर क्यूब वाली ध्यान रखनी है, और साथ में जो किसी भी सॉइल की जो एवरेज बल्क डेंसिटी होती है वो 1 से लेकर 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, लगभग यही होती है। यहाँ 8 दे रखा है तो कोई बात नहीं, 8 भी आप याद कर सकते हो, लेकिन 1 से लेकर 1.6 होती है। बल्क डेंसिटी ऑलवेज कम होती है किससे, पार्टिकल डेंसिटी से। ठीक है,
जो बल्क डेंसिटी होती है वो हमेशा कम होगी पार्टिकल डेंसिटी से। पार्टिकल डेंसिटी एवरेज सॉइल की यदि हम बात करें तो 2.6 के समथिंग होती है, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 2.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पार्टिकल डेंसिटी होती है एवरेज सॉइल की। और एवरेज सॉइल की जो आपको बल्क डेंसिटी है वो 1 से लेकर 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब देखने को मिलती है। इसका मतलब ये हमेशा कम होती है, बल्क डेंसिटी आपको हमेशा कम ही देखने को मिलेगी। बल्क डेंसिटी एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, क्रॉप उगाने की बात करते हैं, तब हम सॉइल के लिए बल्क डेंसिटी देखते हैं, तो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉइल प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो टाइप्स ऑफ सॉइल किस प्रकार से प्रभावित करती है, जैसे जैसे पोरोसिटी बढ़ती है बल्क डेंसिटी कम होती जाती है, जैसे जैसे पोरोसिटी बढ़ेगी बल्क डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। ड्यू टू द पार्टिकल सैंडी सॉइल बीइंग द मिक्स टुगेदर एंड अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लेस बीइंग लेस द बल्क डेंसिटी इज हाई, ठीक है। द बल्क डेंसिटी ऑफ क्ले सॉइल रेंज 1 to 1.3, क्ले लोम एंड सिल्ट लोम 1 to 1.4 एंड लोमी सैंडी सॉइल की 1.2 to 1.6, यानी कि जैसे जैसे जो पार्टिकल डेंसिटी है वो पार्टिकल डेंसिटी क्या, पोरोसिटी, क्योंकि क्ले में पोरोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो आपको डेंसिटी कम देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आपको जो सैंडी सॉइल है इसमें पोरोसिटी क्या देखने को मिलती है, कम, तो आपकी ये जो बल्क डेंसिटी है ये बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो पोरोसिटी के जस्ट उल्टा है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखोगे। अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, अब अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हम ऐड करेंगे तो बल्क डेंसिटी ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगी, बल्क डेंसिटी, क्योंकि सॉइल विच हैव लेस अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हैव हायर बल्क डेंसिटी। ऑर्गेनिक मैटर कम होगा तो बल्क डेंसिटी बढ़ेगी, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाएंगे तो बल्क डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, जो कि हम ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए कम बल्क डेंसिटी वाली जो मिट्टी है वो सही होती है, ठीक है, अच्छी मानी जाती है, तो बल्क डेंसिटी ऑर्गेनिक मैटर डालने पर कम होगी। सॉइल पोरोसिटी के जस्ट अपोजिट रहती है, मोर पोर सॉइल हैव लोअर कोर्सर डेंसिटी एंड द कंपैक्ट सॉइल हैव हायर कोर्सर डेंसिटी, यानी कि जो पोर स्पेस ज्यादा होता है उसकी डेंसिटी कम होती है, और जो कॉम्पैक्टनेस सॉइल होती है उसमें डेंसिटी आपको कम देखने को मिलेगी। डेप्थ ऑफ सॉइल प्रोफाइल, जैसे जैसे नीचे जाएंगे गहराई में जाएंगे तो ऑटोमेटिक ही आपको बल्क डेंसिटी बढ़ती हुई नजर आएगी, जो प्रोफाइल है उसमें डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है गहराई में जाने पर, ठीक है। सॉइल स्ट्रक्चर का भी उसी प्रकार से प्रभाव पड़ता है, जैसे जैसे पोरोसिटी, जिस स्ट्रक्चर में पोरोसिटी बढ़ेगी वहां पर आपको बल्क डेंसिटी कम देखने को मिलेगी, ठीक है। इन फाइन स्ट्रक्चर, जो छोटे कणों वाली जो सॉइल होती है, when नंबर ऑफ पोर्स इज इंक्रीज, उनमें ज्यादा होते हैं, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एग्रीगेट्स, देयरफॉर द पोरस कंडीशन अराइज इन वेल स्ट्रक्चर्ड एंड ग्रेनुलर सॉइल व्हेन द सॉइल पोरोसिटी इज हाई एंड बल्क डेंसिटी इज लो। पोरोसिटी बढ़ेगी तो बल्क डेंसिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में ट्रू डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी, ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ बेसिक बातें ध्यान रखनी है। एक तो हम जो डेंसिटी में वेट करते हैं वो वेट करते हैं सॉलिड पार्ट ऑफ ए सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इसमें हम पोर स्पेस नहीं लेते हैं, मुख्य रूप से सॉलिड पार्ट, और सॉलिड पार्ट में दो चीजें होती है, एक तो मिनरल होते हैं और ये ऑर्गेनिक मैटर, तो इन दोनों का ही क्या होता है, वेट होता है, और इसी वेट को हम पार्टिकल डेंसिटी के रूप में मापते हैं। ये इसकी भी वो यूनिट होती है मेगाग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वो यूनिट होती है, ठीक है। लगभग जो सभी सॉइल्स है उनकी आपको एवरेज जो डेंसिटी है वो 2.6 है, 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब देखने को मिलेगी, ये एवरेज डेंसिटी है किसी भी सोइल की, ठीक है। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी डेंसिटी कम होती है, तो ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने पर हमें पार्टिकल डेंसिटी थोड़ी बहुत प्रभावित होती हुई नजर आएगी, कम होती हुई नजर आएगी, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर वही सारी चीजें हैं जो अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा तब क्या होगा, मिनरल मैटर बढ़ेंगे तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डेप्थ में जाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इफेक्ट ऑफ क्रॉप, अलग अलग क्रॉप उगाएंगे और ज्यादा क्रॉप उगाएंगे तब आपको डेंसिटी बढ़ती हुई, जो पार्टिकल डेंसिटी है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। इस प्रकार से ये प्रभावित करने वाले कारक है, इतने हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बल्क डेंसिटी को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर में हम ज्यादातर बल्क डेंसिटी ही देखते हैं, पार्टिकल डेंसिटी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं,
ठीक है, तो ये हमारी क्लास थी जिसमें हमने पोरोसिटी और मुख्य रूप से बल्क डेंसिटी डिस्कस की है। ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।